जो हम पेपर जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्या हमें नॉन मेरिट सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए या बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए? और दूसरी बात कि हम कितने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे और आपके अकॉर्डिंग एक गुड अटेम्प्ट कितने क्वेश्चंस का होना चाहिए? सो हेलो एवरीवन। तो आज हमारा जो सक्सेस स्टोरी सेशन है वो अमित सर के साथ है। तो ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, जो सबको पता है कि अमित सर हमारे साथ जॉब कर रहे हैं। ही इज़ अ पार्ट ऑफ एडुटैब फैमिली। और जेम्स सर के बाद ही इज़ द सेकंड पर्सन जिनका इसी साल एक रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कंग्रेचुलेशन सर। अभी जब ये चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे अंदर कि अमित सर का सक्सेस स्टोरी सेशन है, तो किसी ने मुझसे कहा कि अमित सर तो अपने ही बंदे हैं, तो उनकी स्टोरी तो सबको पता ही होगा या इतना क्या ही स्पेशल होगा। बट आई वुड स्टिल से कि ये एक सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीज़न बीइंग कि डिस्पाइट कि हम उन्हें एक एज अ कलीग हम उन्हें जानते हैं, बट फिर भी जो उनकी जर्नी रही है, जो उनका एक काफ़ी हार्ड वर्किंग और एक काफ़ी उनकी लंबी जर्नी रही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और उसके बाद जब आज ये फाइनली इस स्टेज तक पहुँचे हैं कि इनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, इनका सिलेक्शन हो गया है, ट्रस्ट मी, डिस्पाइट बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, इनकी जर्नी की, इनकी लाइफ की ऐसी बहुत सी लेयर्स थी जो हमें नहीं पता थी, और वो हमें आज के सक्सेस स्टोरी सेशन में पता चलेंगी। तो सर ने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जर्नी राइट आफ्टर 12th क्लास स्टार्ट करी थी, जब वो एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि सर हिमाचल से हैं, पालमपुर से हैं, जहाँ से मेजर विक्रम बत्रा भी थे। तो सर की पिछली जो 3 जनरेशन्स हैं वो आर्मी में रह चुकी हैं, तो सर का भी मन था कि मुझे आर्मी में जाना है। सर ने एनडीए का रिटन एग्जाम 3 बार क्वालिफाई किया, बट वो एसएसबी में नहीं इंटरव्यू क्वालिफाई कर पा रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि चलो मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स दिया, जो कि 2 नंबर से रह गया उनका। फिर उन्होंने रेगुलेटरी बॉडीज़ का एग्ज़ाम दिया। रेगुलेटरी बॉडीज़ के अंदर ये नबार्ड में उनका 4th अटेम्प्ट है, जिसमें वो पहले 3 बार इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। कभी 0.75 मार्क्स से रह गए, कभी कितने मार्क्स से रह गए, तो बहुत ही क्लोज जाके सर रह रहे हैं। आरबीआई के भी सर इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। तो एक बहुत ही मैं कहूँगी कि डिफ़िकल्ट एक जर्नी थी। डिफ़िकल्ट पढ़ाई को लेकर के या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को लेकर के तो थी, लेकिन हर बार इतना करीब जाके जब आप रह जाते हो कि हर एग्ज़ाम में आप एकदम लास्ट स्टेज तक पहुंच रहे हो और फिर थोड़ा सा चूक रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट डिस्पाइट दैट सर ने एक बहुत ही परसिस्टेंट एफर्ट यहाँ पर अपना रखा, और आज फाइनली उनका सिलेक्शन हो चुका है। सो अगर आप लोगों में से कोई भी सर से उनकी जर्नी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है, बिकॉज आई नो दैट काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी एंड यू ऑल मस्ट बी हैविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज डू आस्क सम क्वेश्चंस। आपके पास पहला क्वेश्चन है, जब आपने ये कितने टाइम से आप फिल करते हैं एग्जाम्स में, पहली बार जब रिजल्ट आया आपने एकदम से अपना रोल नंबर से कैसे फीलिंग रही? पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ बेसिकली कि इतनी लंबी जर्नी अचानक खत्म हो गई आज, तो वो थोड़ा सिंकिंग करने में टाइम लगा। फिर फ्रेंड्स की कॉल्स आने लग पड़ी, ऑफिस से कॉल्स आने लग पड़ी, फिर लगा धीरे धीरे चलो हो गया, पर फिर भी 2-3 दिन तो अभी भी लग ही रहा है, प्रोसेस में ये भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया पूरी तरीके से। हाँ जी, उस दिन इनफैक्ट PYQ वाला हमारा कुछ काम चल रहा था, तो मैं सर को काफ़ी कॉल कर रही थी और काफ़ी हमारी बातें चल रही थी जिस दिन सर का रिजल्ट आया। और जब मुझे पता चला अच्छा कि सर का हो गया, फिर मैंने कहा अभी नहीं कॉल करती हूँ, अब मैं कल से ही शुरू करेंगे, जो भी काम रह गया उसे यहीं छोड़ देते हैं। सर वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे उस दिन। हाँ जी। और कोई क्वेश्चन? सर एज दिस वाज योर 4th इंटरव्यू, तो आपने इस बार ऐसा मतलब क्या किया इस बार सिलेक्शन? हाँ, इस बार मैंने काफ़ी डीप एनालिसिस किया था अपना ना, बेसिकली इंटरव्यू के लिए कि कहाँ कमी रह जा रही है। और बेसिकली मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कैपेबल ही नहीं था अभी तक, जो मुझे कुछ सर्टिफिकेशन एक्स्ट्रा भी करनी पड़ी, जिनसे एक एक्स्ट्रा जॉब बनते हैं ना, एक्स्ट्रा मार्क्स आपको तभी मिलेंगे जब आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो। तो मैंने अपनी एक वेबसाइट भी बनाई भी थी, 2 सर्टिफिकेशंस करे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। बाकी भी यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से काम करने की कोशिश करी। जो स्किल्स बिल्डअप होते रहे ना, वो एक पेशेंस आ जाता है आपके साथ टाइम के साथ, उसने हेल्प करी इस वक्त क्लियर करने में। ऑलराइट, सो और किसी का कोई क्वेश्चन? रिजल्ट आने के बाद पहला पर्सन कौन सा था आपके दिमाग में आया होगा, क्या इसको बताना चाहिए? नहीं, पहले तो फैमिली को कॉल किया था घर में ही, उन्होंने उठाया नहीं, पर फिर मैं चलो मंदिर जाते हैं, फिर मंदिर गया था, फिर उसके बाद कॉल आ गई थी उनकी। हाँ जी, चलिए, ऑलराइट देन, आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट। तो अभी हम अंदर जाएंगे, सर से पूरी एक लॉन्ग डिस्कशन करेंगे, बट बिफोर वी प्रोसीड दैट, तो सर ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। थैंक यू मैम।
करेज टू बी डिसलाइक्ड करके बुक है, बट जैसी भी आपकी पर्सनालिटी, जितना टाइम हमने काम किया है साथ में, आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ डिसलाइक करने वाला मेजर थिंग है आपकी पर्सनालिटी में. काफ़ी काम कंपोज्ड इंसान है आप. हाँ जी. तो बट स्टिल स्मॉल token of appreciation for you. So all right then, let's have a more elaborated discussion now. Thank you. Hello everyone, welcome to EduTap. तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि NABARD ग्रेड ए 2024 के रिजल्ट्स हाल ही में डिक्लेयर हुए हैं. इन सारे रिजल्ट्स के अंदर जो एक सिलेक्शन हुई है, जिनकी सक्सेस स्टोरी आज हम कंडक्ट करने वाले हैं, एक बहुत ही स्पेशल सक्सेस स्टोरी है हमारे लिए. 2 रीज़न्स की वजह से ये स्टोरी बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाती है. पहला रीज़न तो ये कि अगर मैं एक लाइन में आपसे कहूँ कि परसिस्टेंस का अगर कोई चेहरा होता तो वो कैसा दिखाई देता, तो वो आपको आज की सक्सेस स्टोरी में देखने को मिलेगा कि परसिस्टेंस आखिरकार दिखाई कैसी देती है. उसके बाद दूसरी जो बहुत ही स्पेशल बात है हमारे लिए, वो एडुटैप के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि जो सर हैं, अमित सर जो हैं, वो हमारे साथ एडुटैप में जॉब करते हैं. येस, ही इज़ अ कलीग ऑफ माइन. तो इसलिए भी ये हमारे साथ हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही स्पेशल सक्सेस स्टोरी हो जाती है, क्योंकि जब आप ही की ऑर्गेनाइजेशन से, आप ही की फैमिली से जब किसी पर्सन का सिलेक्शन होता है तो आपकी खुशी और ज़्यादा दुगनी होती है. सो ऑन दैट नोट, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू अमित सर. थैंक यू मैम. तो अमित सर, सबसे पहले मैंने जो आपके लिए एक बात कही थी वो ये कि अगर परसिस्टेंस का कोई चेहरा होता तो वो ऐसा दिखाई देता. तो मैं इस बात को और ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करना चाहती, और मैं चाहती हूँ कि आप खुद से बताएं कि आपकी जो जर्नी है वो इतनी ज़्यादा परसिस्टेंस भरी जर्नी क्यों है, कहाँ से आपकी ये जर्नी स्टार्ट होती है, और कैसे आप आज NABARD ग्रेड ए ऑफिसर के लेवल तक पहुँचे, इस मुकाम तक पहुँचे हो. तो जो आपकी जर्नी रही है स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 12, जब आपने NDA के एग्ज़ाम्स देना स्टार्ट करे थे, वहाँ से लेकर के आज NABARD ग्रेड ए ऑफिसर की जो आपकी जर्नी रही है, प्लीज़ हमें उसके बारे में बताइए. जी मैम, मैं पालमपुर से बिलोंग करता हूँ, जो कि परमवीर चक्र विनर विक्रम बत्रा से रिलेटेड हैं, और मेरी लास्ट 3 जनरेशन में मिलिट्री में थी. तो मुझे स्टार्टिंग से इंक्लिनेशन थी कि NDA वगैरह करना है क्लियर, और उसके लिए मैंने काफ़ी एफर्ट्स भी डाले. 3 बार मैंने NDA का रिटर्न दिया, तीनों बार क्लियर किया, बट कुछ कारणवश SSB नहीं हो पाया. तो फिर मैंने चलो आगे कुछ और देखते हैं. फिर UPSC की डायरेक्शन में परस्यू करने लग पड़ा खुद ही सेल्फ स्टडी से. तो उसको मैंने एक फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था 2018 में, सीरियस अटैम्प्ट था. तो उसमें मेरा प्री रह गया 2 मार्क्स से, और मुझे था कि मैं एक अलग से कोचिंग नहीं लेना चाहता था. मुझे था कि अपने यानी कि MSc परस्यू करते करते साथ में कुछ तैयारी करता रहूँ, बट कुछ कारणवश हो नहीं पाया. फिर मैं रेगुलेटरी बॉडीज़ में आया, RBI का किया, NABARD का किया, और ये मेरी 4th NABARD का इंटरव्यू था, 4th NABARD अटैम्प्ट भी थी. तो फर्स्ट 2 मेरी अटैम्प्ट थी स्पेशलिस्ट टीम में. तो उसमें मैं लास्ट में इंटरव्यू वगैरह पहुँच गए, पर फाइनल सिलेक्शन हो नहीं पाई. फिर 3rd मैंने जर्नलिस्ट टीम में देना प्रेफर किया, एंड लास्ट में दोबारा मैंने जर्नलिस्ट टीम में दी, और इस बार हो पाया मेरा मैम. तो एक काफ़ी लंबी जर्नी रही है, ऑलमोस्ट 10 साल ही हो गए. हाँ जी. और ये परसिस्टेंस थोड़ी स्पेशल आपके केस में इसलिए भी हो जाती है कि चलो एक तो हमें समझ आ रहा है कि चलो हो ही नहीं रहा है, लेकिन आप एकदम लास्ट स्टेज तक कि NDA का रिटर्न क्लियर हो गया, आप RBI के भी इंटरव्यू तक पहुँचे हो, NABARD में भी आपने 4 बार मेंस क्लियर किया, आप इंटरव्यू तक पहुँचे हो. तो ऐसे हर बार एकदम लास्ट स्टेज तक पहुँच के जब आदमी रह जाता है, तो मुझे लगता है कि तब चोट थोड़ी ज़्यादा लगती है, और उसके बाद अपने आप को गैदर करके उठ पाना और फिर से कोशिश कर पाना, ये एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है. तो चलिए ये बताइए कि इस बार का जब रिज़ल्ट आया तो क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस बार आपका हो जाएगा, या आपने एक रैंक एक्सपेक्ट करी थी इस बार? फ्रैंकली स्पीकिंग थोड़ा मुझे था उम्मीद कि हो जाएगा इस बार, क्योंकि जो इंटरव्यू का फीडबैक रहा था वो पॉजिटिव रहा था काफ़ी. तो मुझे था, पर जब तक रिजल्ट नहीं आता PDF में तब तक आप विश्वास कर नहीं सकते, और वो जो वेटिंग टाइम होता है रिजल्ट्स और इंटरव्यू के बीच में, तो वो भी काफ़ी पेनफुल होता है. पर धीरे धीरे चलो वेट करके फाइनली लकीली गॉड ग्रेस से हो गया इस बार. ठीक है. तो जब आपका रिजल्ट हुआ तो फिर सबसे पहले आपने किसको कॉल किया? नहीं, सबसे पहले कॉल तो घर पे किया था, पर उठाया नहीं था उन्होंने. तो उसके बाद मैं सोचा चलो मंदिर जाते हैं. फिर मंदिर में वो नॉर्मल पूजा वगैरह करके आए, तो मम्मी का फ़ोन आ गया था, फिर उनसे बात करी थी. ठीक है. तो उन लोगों का क्या रिएक्शन था, क्योंकि उन्होंने आपकी पूरी जर्नी स्टार्टिंग से देखी है? वो तो बहुत खुश थे. अब तो जैसे उन्होंने कई बार पहले बोलता था ना कि इंटरव्यूज़ आ गए मेरा, तो उनको लगता था कि नॉर्मल है, अब तो इंटरव्यू आते रहते हैं इसके. उनको भी नहीं था विश्वास. जब मैं इस बार बोला हो गया, अच्छा ठीक है जी, हो गया फाइनली, बहुत खुश हैं वो भी. हाँ जी. चलिए ठीक है.
तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने एनडीए के लिए प्रिपेयर किया और जब आपका नहीं हुआ तो उसके बाद आपने एक रेगुलर ग्रेजुएशन के अंदर अपने आप को एनरोल करा लिया था। तो आपकी जो ग्रेजुएशन थी वो किस स्ट्रीम से थी? मेरी ग्रेजुएशन फॉरेस्ट्री से रही है। ठीक है। हाँ जी। किस कॉलेज से आपने अपनी ग्रेजुएशन करी थी? मेरी ग्रेजुएशन रही है डॉक्टर्स वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नोनी। हाँ जी। ठीक है। और जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे आई थिंक तभी आपने अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। और उसके बाद में फिर आपने जो रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम्स हैं इसकी तरफ कब रुख किया? मैम ये डायरेक्शन मुझे कोविड टाइम पे मिली थी। एक्चुअली तब मेरा थीसिस का काम कंप्लीट हो ही चुका था लगभग, और कुछ तो परस्यू करना था। और कोविड टाइम में इतनी अनसर्टेनिटी थी कि कुछ भी क्लियर नहीं था, तो मुझे था कि चलो कुछ और एग्जाम से परस्यू करूँ सीरियसली में। तब मुझे नाबार्ड और आरबीआई के बारे में पता चला था और फिर मैंने सीरियसली इनको परस्यू किया। ठीक है। तो जब आप इतने लंबे टाइम तक जब आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर रहे थे या जब आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे थे, तो कभी आपको बहुत ऐसा नहीं लगता था कि काश मैंने एक जॉब ले ली होती तो ज़्यादा बेटर रहता, या प्राइवेट जॉब ही मैं कर लेता तो ज़्यादा बेटर रहता? क्या ये थॉट कभी दिमाग में आता था आपके? मैम यही तो बात है मैम, हर बार एक पॉइंट कुछ नंबर से रह जाते थे लास्ट में, तो लगता था अगली बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। तो उस सर्कल में काफ़ी टाइम लग गया। पर अब मुझे था जब इस बार आरबीआई का नहीं हुआ, थोड़ा मेरे प्री में रीजनिंग की कट ऑफ रहेगी, बाकी मार्क्स मेरे बहुत अच्छे थे, पर मुझे था अब कुछ करना ही पड़ेगा। तब फिर मुझे था कि एक प्राइवेट जॉब ले लेता हूँ, मैं साथ में तैयारी करता रहूँगा। वो नेचर मेरा ऐसा है कि डिसिप्लिन हूँ मैं काफ़ी, तो उस तरीके से मुझे पता था कि मैं कर तो लूँगा। तो वही मैं सोच के किया कि एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करूँगा और उसके साथ जॉब भी करता रहूँगा और हो जाएगा मैनेज। तो वही फाइनली मैं। ठीक है। तो क्योंकि ना बच्चों को इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में एक डाउट होता है कि हम लोग फुल टाइम प्रिपेयर करें या जॉब के साथ प्रिपेयर करें, तो आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होते हैं वो शेर के मुंह पे खून लगने वाली बात होती है। आपको हर बार लगता है कि अच्छा इस बार मेरा प्री 1 मार्क्स से रह गया, मैं अगली बार देती हूँ। ठीक है। जब मेंस रह जाता है तो लगता है कि यार मेंस तक तो पहुँच ही गए, एक बार और देती हूँ। बट हम ये भूल जाते हैं कि हर बार जब हम एक और साल ऐड करते हैं तो वो एक पूरा कंप्लीट ईयर होता है जो हमारी प्रिपरेशन में ऐड होता चला जाता है। तो क्या हमारे दिमाग में एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि यार इस टाइम तक हमें बाहर आ जाना चाहिए, और कितना ज़रूरी है इस टाइम फ्रेम का होना? मैम मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंगली अगर आप 2-3 साल अपने प्रिपरेशन को दे दिए, सीरियस प्रिपरेशन जिसे बोलते हैं, फुल डे तैयारी कर रहे हो आप, उसके बाद आपको आउट ऑफ द लूप आ जाना चाहिए। आप तैयारी करते रहिए, पर कुछ प्राइवेट जॉब पकड़ लीजिए, फ्रीलांसिंग पकड़ लीजिए, और साथ में अपनी तैयारी भी करते रहिए और अपना स्किल सेट भी इंप्रूव करने की कोशिश करिए, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। गवर्नमेंट सीट्स भी कम हो रही हैं एग्जाम्स में, तो आपको एक टाइप से बफर रखना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरा यही रहेगा कि 2-3 साल आप अच्छे से तैयारी करिए, फिर आप जॉब पकड़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर साथ में एक इनकम सोर्स रखिए अपना। मतलब ऐसा ना हो कि आप जब तक आपके अटेम्प्ट्स ख़त्म नहीं हो जाते तब तक आप उस लूप में ही फंसे रहे हो, वो ना हो। हाँ जी मैम, क्योंकि दुनिया काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और आप पीछे रह जाओगे, वो नहीं होना चाहिए कभी। क्योंकि अगेन मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट जॉब के बाद आप अगर आपका हो गया तो आपके पास जॉब हाथ में है, और अगर नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ गैप ईयर्स का एक बोझ होगा, ना कोई सर्टिफिकेशंस होंगे, ना उस पढ़ाई का कोई रिकग्निशन है। तो एक बहुत बड़ा वो इशू हो जाता है फिर उस टाइम पे टैकल कर पाना कि आपने सिर्फ तैयारी करी और कोई और एग्ज़ाम आपने परस्यू नहीं किया या कोई और करियर आपने नहीं परस्यू करा उस टाइम पे। चलिए, तो अब हम बात करेंगे केवल नाबार्ड के बारे में यहाँ पर, क्योंकि जर्नी तो हमने आपकी देख ली कि काफ़ी ज़्यादा एक परसिस्टेंस भरी रही है। तो नाबार्ड की जो जर्नी थी वो स्टार्ट कब हुई? कब आपने डिसाइड किया कि मुझे नाबार्ड भी दे देना चाहिए? हाँ, नाबार्ड को मैंने सीरियसली 2020 में सोचा था कि करूँगा। फिर मैंने फॉरेस्ट्री स्ट्रीम के एक सीट आई थी, तो मुझे लगा कि फॉरेस्ट्री में ग्रेजुएशन भी है, मेहनत भी करी रखी है, चलो ट्राई कर लेते हैं। तो फॉरेस्ट्री में मैंने दिया और मेरा फाइनली हो भी गया था, इंटरव्यू तक पहुँच गया मैं, पर फाइनल इसमें नाम आ नहीं पाया। फिर मुझे था चलो इस बार मैं इतना आगे पहुंच गया हूँ, अगली बार तो हो ही जाएगा डेफिनेटली क्लियर, वो लालच आ गया। फिर अगली बार दोबारा मेंस की बहुत अच्छे से तैयारी करी थी, मैंने काफ़ी अच्छे से तैयारी करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वेटिंग लिस्ट में आ गया सेकेंड बार भी। अब मुझे था कि यार मैं तीसरी बार भी रिस्क लूँ या ना लूँ, क्योंकि फर्स्ट में तो एक ही सीट से आप चाहे जितने अच्छे मार्क्स ले, लास्ट में तो 0.25 पे भी बात आ जाती है। तो मुझे था कि चलो जर्नलिस्ट में स्विच मारते हैं। फिर मैंने जर्नलिस्ट में दी, 3rd अटैम्प्ट भी, 4th अटैम्प्ट में। ठीक है, चलिए, तो जो आपकी नाबार्ड की प्रिपरेशन रही पूरी की पूरी, अब हम एक एक कंपोनेंट के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है, काफ़ी डिटेल के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने क्या कहीं से कोचिंग ली थी या आपने सेल्फ स्टडी किया था? मैं मेरी 4 इयर्स की जर्नी रही है, तो बीच बीच में कंपोनेंट्स उठाता रहा हूँ कोचिंग से भी,
पर लास्ट के जो दो की मेरे थर्ड और फोर्थ अटैम्प्ट है वो मोर और लेस स्टडी पे ही रहे हैं, बट जो यूट्यूब पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लाइक एडोटाइप फ्री मटेरियल सर्कुलेट करते हैं, मैराथन सेशंस करते हैं, ARD के ऊपर सेशंस होते हैं, वो सब मैंने देख रखे हैं एक टाइप से रिवीजन के लिए मैम। तो मतलब आपने कोचिंग को अपने स्टार्टिंग ईयर्स में एज अ फाउंडेशन यूज़ किया कि एक फाउंडेशन बिल्ड हो जाए, और एक बार जब वो हो गई थी तो उसके बाद में जो भी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्री मॉक्स अवेलेबल हैं, तो आपने उसको यूटिलाइज किया था अपनी प्रिपरेशन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट? यस मैम, एग्जैक्टली। ठीक है, तो चलिए हम एक एक कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। तो जो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश सबसे पहले जो हमारा नॉन मेरिट सेक्शन है, तो उसको लेकर के आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, वो कैसे आपने प्रिपेयर किया? मैम क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए आपको यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे सोर्सेज मिल जाएंगे, आप उन्हीं को देख लीजिए। और नाबार्ड में तो क्वालिफाइंग है, आप बेसिकली हर एक चैप्टर का कंसेप्ट समझ लीजिए क्या होते हैं, थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, बाकी भी कहीं आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं वो दीजिए, तो आपको फेयर आइडिया लग जाएगा कि कैसे तैयारी करनी है। एंड मोर और लेस क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए वो काफ़ी मेरा आइडिया से। ठीक है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश को लेके ना स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डाउट ये आता है, क्योंकि नबार्ड के अंदर कोई सेक्शनल टाइमिंग तो होती नहीं है, कॉम्पोजिट टाइमिंग होती है। तो स्टूडेंट्स को ये होता है कि मैम जो हम पेपर जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्या हमें नॉन मेरिट सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना चाहिए या बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए, और दूसरी बात कि हम कितने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, और आपके अकॉर्डिंग एक गुड अटेम्प्ट कितने क्वेश्चंस का होना चाहिए? मेरी स्ट्रेटजी रहती है कि जैसे मैं नबार्ड का पेपर स्टार्ट करूँ प्री का, पहले या तो मैं क्वांट पकड़ लूँ या रीजनिंग पकड़ लूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मुझे लगता है कि 20-25 मिनट्स में मैं क्वालिफाई करने लायक स्कोर अचीव कर पाऊँ उसमें। फिर जैसे 25 मिनट्स हो गए फिर मैं मेरिट सेक्शन में शिफ्ट कर लेता हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि जहाँ भी मुझे लग रहा है कि मुझे श्योर शॉट आता है वो तो मैं कर ही दूंगा, जहाँ पे मुझे दो में भी डाउट है उनको मैं चूज़ कर लेता हूँ, मार्क कर लेता हूँ रिव्यू के लिए। तो जैसे फिर मेरा एक हार हो गया, फिर सेकंड हार के स्टार्टिंग में ही मैं रीजनिंग का अटेम्प्ट कर लूँगा और इंग्लिश का देख लूँगा, और फिर बाकी नॉन मेरिट सेक्शन में। ठीक है, यानी आप मतलब अपना मेरिट और नॉन मेरिट के बीच में शफल करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा नॉन मेरिट एक साथ या पूरा मेरिट एक साथ, ये आपकी स्ट्रैटेजी नहीं होती थी। हाँ जी मैम। तो आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में कितना गुड अटेम्प्ट, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप एक गुड अटेम्प्ट जो था वो कंसिडर किया करते थे? मैं मेरी कोशिश रहती थी कि मैं जितना मैक्सिमम कर सकूँ उतना करूँ, और मेरी कोशिश ये रही है कि जो इजी क्वेश्चन है उनको टारगेट करूँ मैं, और जितना मैंने अपने टाइम रखा है उस एग्ज़ाम क्वांट के लिए सेक्शन के लिए रखा है, रीजनिंग के लिए, उतने ही में करना है ताकि मेरे दूसरे सेक्शन ना मिस हों। ठीक है, अगर क्वालिफाई करने लगता है मुझे कि शॉर्ट में क्वालिफाई हो रहा है तो बाकी मैं शिफ्ट कर जाता था मैं। ठीक है, तो मतलब आप क्वेश्चंस को नहीं देखते थे, आपने अपने टाइम जो थे वो फिक्स कर रखे थे कि मुझे क्वांट को अगर 25 मिनट्स देने हैं तो 25 मिनट्स में जितनी क्वांट हो जाएगी, मैं उसके बाद टाइम नहीं दूंगा। हाँ जी मैम। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई हमारी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश। उसके बाद में ना मुझे कंप्यूटर नॉलेज और डिसीजन मेकिंग के बारे में भी पूछना है। बिल्कुल छोटे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स कई बार डिसीजन मेकिंग की सेक्शन कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते हैं। तो इन सेक्शंस को लेकर के आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही और आपने कैसे प्रिपेयर किया? मैम डिसीजन मेकिंग के लिए थोड़ा मेरा RBI मैनेजमेंट का बैकग्राउंड भी था, उसकी हेल्प हुई, और बाकी फ्री रिसोर्सेज यूट्यूब पे भी हैं, वहाँ से आप देख लो। अगर कहीं आपको डिसीजन मेकिंग का गूगल पे मिल रहा है वहाँ से पढ़ लो, और बाकी मैम जो भी फ्री मॉक टेस्ट होते हैं नबार्ड की जो देने चाहिए सभी को, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, उनसे भी आपको काफ़ी फेयर आइडिया लग जाता है कि कैसे क्या करना है। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो ये बात हो गई हमारी कंप्यूटर नॉलेज और डिसीजन मेकिंग को लेकर के। अब हम आते हैं एक ऐसे कंपोनेंट पे जिसने एटलीस्ट 2024 में तो सबको तड़पा दिया था बुरी तरीके से, और वो था जनरल अवेयरनेस। काफ़ी टफ ये सेक्शन 2024 में रहा है, स्टूडेंट्स के लिए भी शॉकिंग था और हमारे लिए एज टीचर्स भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग सेक्शन था। तो आपने GA को कैसे प्रिपेयर किया, क्या आपके सोर्सेज थे और क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी, आप प्लीज़ उसके बारे में बताइए। जी मैम, मुझे एक आदत है कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड डेली, तो थोड़ा थोड़ा उसका भी एक बैकग्राउंड था, तो थोड़ा बहुत आइडिया लग जा रहा था चीज़ों का क्या पूछना चाह रहे हैं वो। बाकी मैंने अफेयर्स क्लाउड फॉलो किया हुआ है, उसी का मैं स्टार्टिंग से ही, जब से मैंने स्टार्ट किया था तैयारी तो उससे मैं कंफर्टेबल था, तो मैंने वही कंटिन्यू रखा है कि कैसे अफेयर्स क्लाउड को कवर करना है। 3 जैसे पॉकेट PDF आते हैं, स्टडी PDF आते हैं और बैंकिंग एग्जामिनेशन, तो मैंने अपने तरीके से एनालाइज कर रखा है कि कैसे मुझे करना है अटैम्प्ट, तो उन्हीं ने मेरी हेल्प करी मैम GA में। ठीक है, तो यानी जो GA थी वो आपने वहीं से रेफ़र करी है अफेयर्स क्लाउड से। कितने मंथ्स का GA जो था वो आप प्रिपेयर किया करते थे? मैम लास्ट 5 मंथ्स का। लास्ट 5 मंथ्स का। और GA में भी ना, लेकिन एक चीज़ होती है कि अफेयर्स क्लाउड, क्योंकि मैंने भी देखी है, तो काफ़ी बल्कि मैगजीन होती है, बहुत सारे वहाँ एरियाज़ होते हैं, स्पोर्ट्स भी होते हैं, ऑबिचुरीज़ भी होती हैं। तो क्या आप सब कुछ कवर करते थे या उसमें से कुछ सेलेक्टेड कवर करते थे? मैम जैसे मैंने कहा कि मेरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी रही है, RBI नबार्ड मिक्स रही है, तो मैं क्या करता है, बैंकिंग PDF आती है अलग से, वो मैं पूरी पढ़ता था।
एक स्टडी PDF आती है, उसका मैं स्टेट इन न्यूज़, गवर्नमेंट इन न्यूज़, वो स्टार्टिंग के 2-3 टॉपिक्स हैं उनको कवर करता था, और बाकी पॉकेट PDF से हर चीज़ कवर करता था, स्पोर्ट्स, ऑब्ituaries वगैरह वगैरह जो मुझे इंपॉर्टेंट लगती थी उनके लिए मैं एक निमोनिक याद करने की कोशिश करता था, कुछ भी स्टोरी से बना दी, कुछ भी बना दी जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट वो आ सकती है। और मोरलेस में स्पोर्ट्स, ऑब्ituary, अपॉइंटमेंट्स ये लास्ट 3 मंथ्स की इंपॉर्टेंट रहती है, तो इन पर ज़्यादा फोकस रहता था। लास्ट के वो 4th और 5th मंथ का थोड़ा बहुत इग्नोर किया जा सकता है, वो रही मेरी स्ट्रेटेजी। हाँ जी, ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई हमारी GA की। उसके बाद में आते हैं हम ESI के ऊपर। तो ESI अगेन आपने कैसे प्रिपेयर किया, क्योंकि ESI में मुझे आपसे दोनों पार्ट्स पूछने कि ESI स्टैटिक आपने कैसे प्रिपेयर किया और ESI करंट अफेयर्स आपने कैसे प्रिपेयर किया। मैम ESI स्टैटिक के लिए थोड़ा UPSC बैकग्राउंड, RBI बैकग्राउंड, वहाँ पे मेरी हेल्प हो गई, तो काफ़ी हद तक मुझे चीज़ें पता भी थी। बाकी जो थोड़ा बहुत वो कंसेप्ट, कोई नया कंसेप्ट आ रहा है तो बिजनेस स्टैंडर्ड में कवर हो जाता था, कहीं में एडिटोरियल में या कहीं, तो कंफर्टेबल था मैं। ESI स्टैटिक का मुझे इशू नहीं था। ESI करंट के लिए भी मैंने मैराथन सेशन किए थे, जो भी जितने भी मैराथन सेशन हो सब के सब देख रखे मैंने, एडुटैप के भी, बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी, मुझे ठीक ही लग रहे हैं तो उनके भी देखे, फुल एंड मॉक टेस्ट दिए, अफेयर्स क्लाउड वगैरह कवर किए, वही सोर्सेज रहे मेरे में। ठीक है, बट मेजरली मतलब आपने करंट अफेयर्स के लिए अफेयर्स क्लाउड के अलावा कोई और मैगजीन या कुछ और रेफर नहीं किया, मेन सोर्स जो था वो अफेयर्स क्लाउड ही था। मैम मेरी कोशिश रही है कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैं एटलीस्ट 7 से लेकर 10 टाइम्स तक रिवाइज कर पाऊँ। मैंने हमेशा वो हाईलाइट करके उतना कोशिश करी कि उतना रिवाइज कर पाऊँ, ताकि एक अच्छा बिल्ड बन जाए मेरा कंसेप्ट में ना। इसी ने मेरी RBI में हेल्प कर रखी है, मेरे GA में काफ़ी अच्छा स्कोर आ गया था। तो ये आदत रही है कि थोड़ा पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो, वो क्वेश्चन आ गया तो मेरे से छूटेगा नहीं कभी, वो कन्फर्म होता था। हाँ जी, ठीक है, हाँ। तो आपने मतलब जैसे बोला कि आप 7 to 10 टाइम्स आपका रिवीजन पे एफर्ट होता था, तो आप कैसे रिवाइज करते थे? क्या आप अपने खुद के नोट्स बनाया करते थे? नहीं मैम, जो PDFs आते हैं उनमें हाईलाइट कर लिया करता था, जो मैं इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट कर लिया, उसी को रिवाइज करूँगा, बार बार नहीं पढ़ूंगा। अगली बार जैसे एक बार फर्स्ट रीडिंग थी मेरी, मैंने सारा हाईलाइट कर लिया जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। सेकंड बार देखूँगा सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन देखूँगा, बाकी मैं इग्नोर कर दूँगा, वो मैं देखूँगा भी नहीं, जरूरत नहीं लगेगी तो। हाँ जी, ठीक है, तो मतलब किस तरीके से आप मतलब जो आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी थी, आप कितने कितने डेज पे उसको रिवाइज करते थे? मतलब डेली रिवीजन था, वीकली था, मंथली था, क्या आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी हुआ करती थी? मैं एक डिसिप्लिन के तरीके से प्रिपरेशन करना पसंद करता हूँ। तो जैसे कोई एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ गई, मुझे पता है कि एग्ज़ाम मान लो अक्टूबर में और मुझे करंट अफेयर्स कवर करने हैं, तो एक प्रॉपर टाइमलाइन बनी थी कि इस दिन पे इतना रिवाइज करना है। और जब आपने 2-3 बार रिवाइज कर चुके हो, 4 बार रिवाइज कर चुके हो ना, उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 1-2 घंटे में पूरा PDF कर सकते हो, 3 घंटे में भी हो जाएगा। फटाफट करना चाहोगे ना, स्किम करना, तो बेसिकली आपको पता होता है कि आपको याद आ रही है चीज़ की नहीं, उसको हेडिंग पढ़ते ही, तो वो हो जाता था मैम। ठीक है, ये ना क्योंकि बहुत बच्चों का डाउट होता है कि मैम याद नहीं होता, याद नहीं होता, तो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुझसे ये चीज़ पूछी जाती है कि मैम हमें याद करने में बहुत इशू हो रहा है, ये याद नहीं हो रहा, वो याद नहीं हो रहा, तो याद करने का कोई और तरीका होता है या सिर्फ रिवीजन ही उसका एक तरीका है? मैम रिवीजन है और निमोनिक्स हैं। मैम निमोनिक बना पाओ किसी चीज़ का, कोई न्यूज़ आ रही है, फॉर एग्जांपल इंडियन एयरफोर्स ने कोई नई मिसाइल लॉन्च कर दी है, कुछ उन्होंने इन्वेंट कर दी है, इसरो ने कुछ सैटेलाइट लॉन्च कर दी है, उसकी कुछ स्टोरी बना पाओ, कुछ भी, या फिर कुछ कार्टून सब बना पाओ, कुछ भी बना पाओ, हाँ, उससे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। बाकी आप उसका कोई और शॉर्टकट नहीं मैम, ये तो फिर हार्ड तरीके से याद ही करना पड़ेगा। याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद में अब हम आते हैं ARD के ऊपर। तो ARD आपने कैसे प्रिपेयर किया था? मैम ARD के लिए थोड़ा मैंने A4 का एग्ज़ाम भी दे रखा है, तो एक अच्छा। नेमराज सुंडा की बुक थी, वो भी मैंने काफ़ी पढ़ रखी थी। बाकी आप भी सेशन काफ़ी करते रहते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, वो भी कवर थे। और मेरे A4 के कुछ नोट्स भी पड़े हुए थे मेरे पास पहले से, मैंने उन्हीं को रेफ़र किया था, ज़्यादा मैं बाहर नहीं गया इसके। ठीक है, तो ARD के अंदर आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते थे? मतलब क्या टारगेट क्या था आपका क्वेश्चंस को लेकर के? क्वेश्चन का कोई टारगेट नहीं था, जितना मुझे ठीक लगते थे, जैसे 30 ठीक लगे तो 30 करके आ गया, 35 लगे 35 करके आ गया। अगर मुझे लग रहा है कि 2 क्वेश्चंस में मुझे डाउटफुल हैं तो उनको मैं टिक कर देता था, फिर मार्क फॉर रिव्यू रख लेता, फिर लास्ट में उनको देख लेता था। अगर मुझे लग रहा है कि हो सकता है, चांसेस हैं इसके, तो फिर मैं इसको रहने देता था। वही रही मेरी स्ट्रैटेजी। ठीक है, चलिए, तो मतलब बेसिकली आपने नीमराज सुंडा को ही रेफ़र किया और आपके जो AFO के नोट्स थे आपने वो रेफ़र करे हैं एग्रीकल्चर को लेकर के। चलिए, तो ये तो हमने बात कर ली पूरी फ़ेज़ 1 की। अब फ़ेज़ 1 जब आपने प्रिपेयर कर लिया, आपने रिवीजन की स्ट्रैटेजी भी अपनी बताई, तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या आप मॉक्स दिया करते थे? हाँ जी मैम। तो आपने कितने मॉक्स जो हैं अटेम्प्ट करें हैं फ़ेज़ 1 के लिए? मैम फ़ेज़ 1 के लिए 15 की कर रखे मैंने आराम से। 15 मॉक्स जो हैं वो आपने अटेम्प्ट कर रखे हैं? टाइमली फैशन में 2 घंटे में जैसे देना चाहिए वैसे दिए। ठीक है, और ये जब आप मॉक्स अटेम्प्ट किया करते थे तो फिर उसके बाद उनका एनालिसिस किस तरह से आप करते थे?
जितने भी मेरे क्वेश्चन, एक तो मैं रीडिंग करता था सारे आंसर्स की, और जो क्वेश्चन स्पेशली मेरे गलत हुए हैं उन पे रहता था कि क्यों ये गलत हुए हैं, कहाँ कमी रहेगी, कौन सा कंसेप्ट मेरा वीक है। अगर मुझे लगता कि थोड़ा सा मुझे रीड कर लेना चाहिए उसके बारे में, तो हल्का से मैं अपने नोट्स में रीड कर लेता था। अगर वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाली तो मैं वहीं पे डालता था जहाँ पे मेरे नोट्स हैं, वहीं पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दूंगा कि ये चीज़ भी होती है, तो वैसे कर रखा मैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ और पूछनी है कि जैसे हमने पेपर के बारे में तो डिस्कस कर लिया कि पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है या आप किस तरह से किया करते थे। पेपर में एक चीज़ और होती है एजुकेटेड गेस वर्क, कि ऐसा नहीं होता कि हर किसी को सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एक एजुकेटेड गेस वर्क आपको करना होता है। तो क्या आप भी इस स्ट्रैटेजी को यूटिलाइज़ किया करते थे? यस मैंने की है एजुकेटेड गेस, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं कंसेप्ट को कनेक्ट कर पा रहा हूँ किसी न किसी तरीके से, तो मैं रिस्क ले लेता था मैम, मेरा रहा है वो पहले से। ठीक है। और इसके अलावा मुझे एक चीज़ और पूछनी थी फेज़ 1 के अंदर पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, खासकर कि जैसे इस बार का जीए सेक्शन बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल आ गया था, फाइनेंस के क्वेश्चंस आ गए थे, तो काफ़ी मुश्किल सिचुएशन हो गई थी स्टूडेंट्स के लिए। तो इस तरीके के जब शॉकिंग एलिमेंट्स आ जाते हैं पेपर के अंदर, तो उस टाइम पे इसके साथ कैसे डील किया जाए एग्जामिनेशन हॉल के अंदर? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किस मेंटल स्टेट के साथ आप पेपर दे रहे हो, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप क्लियर करोगे या नहीं करोगे। तो आप प्लीज़ इस पर थोड़ा सा बताइए। मैम अगर एग्ज़ाम टफ आ गया है तो आपको पहली बात तो ध्यान रखनी, सभी के लिए टफ है, आपके लिए ही नहीं है, तो आपको बिल्कुल काम कंपोज रहना है। जितना आप कर पा रहे हो अच्छे से उतना कीजिए, प्रेशर मत लीजिए। अगर पेपर टफ है, कट ऑफ कम चली जाएगी, आपका फिर भी हो जाएगा। पर अगर आपने गलत मार्क कर दिए तो आपका चांस खत्म है तभी के तभी। तो वही शांति से करिए जितना हो पा रहा है। हाँ जी। ठीक है सर, इस साल के जीए के पेपर में आपने कितने अटेम्प्ट करे थे क्वेश्चंस? मैं फ्रैंकली स्पीकिंग अब तो मुझे याद भी नहीं है, झूठ नहीं बोलूँ। हाँ जी, काफ़ी टाइम हो गया, पर डिसेंट इनफ थे, मोर देन 10 थे मैम, इतना तो मैं अच्छा, मोर देन 10 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कंफर्म है इतना तो। हाँ ठीक है, चलिए। तो अब हमने फ़ेज़ 1 के बारे में बात कर ली, अब चलते हैं फ़ेज़ 2 की तरफ। तो आप फ़ेज़ 1 का रिजल्ट, क्योंकि आपका तो खैर ये वो था, तो आपको फ़ेज़ 1 को लेके तो आप कॉन्फिडेंट होते ही थे कि ये तो हो ही जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप रिजल्ट का तो नहीं वेट करते थे, आप हाथों हाथ फ़ेज़ 1 के बाद अपनी तैयारी शुरू कर देते होंगे फ़ेज़ 2 की। तो फ़ेज़ 2 जो है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू के अंदर हाँ आपकी परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है, बट टू अ ग्रेट एक्सटेंट आपका फ़ेज़ 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कितना ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, और फिर हम इसके बारे में बात करेंगे एक एक कंपोनेंट को लेकर के, पर पहले इसकी इंपॉर्टेंस आप थोड़ी सी बताइए कि फ़ेज़ 2 कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैम आपका फाइनल रिजल्ट जो होता है पीडीएफ में, वो सारा डिपेंड करता है एक तो फ़ेज़ 2 के मार्क्स पे और इंटरव्यू के मार्क्स पे। अगर फ़ेज़ 2 में इतना अच्छा स्कोर कर रहे हो, आपकी इंटरव्यू आपका एवरेज भी जा रहा है, तब भी आपकी सिलेक्शन हो रही है मैम। तो मेरी कोशिश रहती थी कि फ़ेज़ 2 में जितना मैक्सिमम स्कोर्स करूँ वही करूँ। और इस बार तो मैंने काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया था अपने सारे अटेम्प्ट्स का, उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी इस बार बहुत सोच। हाँ, फ़ेज़ 2 के सभी मार्क्स की। तो अब आप प्लीज़ हमें वो स्ट्रैटेजी बताइए कि आपने जो एनालिसिस करके जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका बहुत अच्छा फ़ेज़ 2 गया है इस साल, तो आप प्लीज़ वो स्ट्रैटेजी बताइए। मैम मेरी जो जितने मैंने अटेम्प्ट दिए थे ना, मुझे लगा था कि मेरे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में मार्क्स कम आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जा रही है। तो मुझे था इस बार कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो मैंने काफ़ी ग्रामरली वगैरह यूज़ किए सॉफ्टवेयर्स, अपने फ्रेंड से एवेल्यूएट करवाए अपने आंसर्स की, जो भी बनाए आंसर शीट लिखी थी। तो मुझे लगा पता कि कौन कौन सी मिस्टेक्स मैं कर रहा हूँ। तो मैंने पहला फोकस पॉइंट मेरा रहा था डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। सेकेंडली मैंने ऑब्जेक्टिव को काफ़ी फोकस किया था इस बार। मुझे था कि ऑब्जेक्टिव में एक डिसेंट मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में जो आपको एआरडी का पेपर है, डिस्क्रिप्टिव एएसआई एआरडी के पेपर, उसमें कहीं ना कहीं मार्क्स बराबर ही रहते हैं, एवरेज में ही रहते हैं। यानी कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दोगे तो 2-3 मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे, बट कहीं ना कहीं वो एवरेज ही रहते हैं। तो मेरी कोशिश थी कि पहले तो मैं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में करूँ, उसमें एक एज लाने की कोशिश करूँ। सेकंड मेरा ऑब्जेक्टिव रहा था फोर्स, और थर्ड को मैंने लो प्रायोरिटी पे रखा था डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। वैसा किया था मैंने इस बार। ठीक है, तो ये अगेन आई वुड से एक बहुत ही वंडरफुल स्ट्रैटेजी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को हर कोई बहुत हल्के में लेता है कि एक एस्से ही तो लिखना है या एक प्रेसी ही तो लिखना है, तो वो तो हम वहाँ मतलब मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो इसकी तैयारी नहीं करके जाते, वो ऑन द स्पॉट ही अपना उनका पहला एस्से एग्जाम वाले दिन ही होता है। बट आई थिंक वो बहुत ही रिस्की एक चीज़ हो जाती है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश 100 मार्क्स का आता है, 50% आपका पेपर है, तो आई थिंक उसको एक अगर ड्यू वेटेज दी जाए तो काफ़ी रिवॉर्डिंग सब्जेक्ट वो हो सकता है वहाँ पर। तो मतलब डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए आपने ऐसे को किस तरीके से आप लिखा करते थे? मतलब आप कोई भी एक गिवन टॉपिक है, क्योंकि मेजरली जो हमारे टॉपिक्स होते हैं वो एआरडी से या ईएसआई के टॉपिक्स ही होते हैं, बट अगेन एआरडी और ईएसआई के जो टॉपिक्स होते हैं उन्हें हम बहुत ही लिमिटेड उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब उसी को आपको 700 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना है, 800 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना है, तो वो आप कैसे लिखा करते थे? मतलब कैसे उसको इतना इलेबोरेट या इतना एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप उसको कैसे लिख कर आ पाते थे?
एक तो मैंने थोड़े कोर्स याद किए हुए थे नॉर्मल, जैसे एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोड, फाइनेंशियल इंक्लूजन के रिलेटेड कोड, जो भी नॉर्मल टॉपिक्स रहते हैं टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोड, जैसे एआई की वगैरह पे। तो मैंने कुछ टॉपिक्स शॉर्टलिस्ट किए थे। एआई हो गया, हाँ। आपका चैट जीपीटी न्यूज़ में था, एआरडी के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस में आ रखे हैं एसेस वगैरह, वो तो मैंने शॉर्टलिस्ट की। फिर उनमें से जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे उनके ऊपर मैंने खुद एसेस लिखे। थोड़ा बहुत मैं ऐसे लिखने से पहले ये करता था कि उनके ऊपर रीडिंग कर लेता था पिछले दिन, उस दिन नहीं, ताकि मेरे दिमाग में थोड़ा भूल भी जाऊँ मैं। जो पिछले दिन मैं रीडिंग कर लूँगा उनके टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग सोर्सेज से जहाँ भी मुझे ठीक लगता है। फिर अगले दिन ऐसे लिखने से पहले मैं प्रॉपर टाइम में लगा दूँगा उसमें। फिर मेरा रहेगा एक रफ शीट में मैं लिखूँ कौन से पॉइंट्स मेरे को याद आ रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में जैसे ये लिख सकता हूँ मैं, आगे जो मेरे को लिखने हैं उसका इकोनॉमिक एनालिसिस कर दूंगा, लीगल एनालिसिस, जो भी एनालिसिस करने हैं, और लास्ट में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है कि इंप्रेसिव होनी चाहिए, प्रॉपर नोट पे एंड करूँगा। वो जैसे ही वो पहले मैं फ्रेमवर्क सब बना लेता, उसको प्रॉपर लिखना स्टार्ट कर देता मैं। तो मेरी कोशिश रहती थी कि जितना मैंने टाइम दिया उससे 2-3 मिनट पहले ही मैं कंप्लीट कर सकूँ, ताकि मैं प्रूफ रीड कर सकूँ मैं। हाँ, उसका बहुत डिफरेंस मिलता है, प्रूफ रीडिंग का बहुत फ़र्क पड़ता है मैं। ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की जो भी प्रिपरेशन आपने करी है, ये आप फेज़ 1 के बाद किया करते थे या फेज़ 1 से पहले ही आप एक बार अपना डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो है वो थोड़ा प्रिपेयर करके रख लेते थे? और मैम मेरा जैसे कि मैंने कहा मेरे काफ़ी अटैम्प्ट्स हो चुके थे, तो इंग्लिश का मुझे पता था और कर तो रहा ही था मैं इतने सालों से। बस इस बार मैंने ढंग से स्ट्रक्चर्ड वे में किया था। जो मैंने मिस्टेक्स अपनी करी थी वो मैंने रियलाइज़ करके इस बार ढंग से किया था। पर मैंने फेज़ 1 के बाद ही स्टार्ट किया मैम इस बार। पर हाँ, लर्निंग्स लेके किया था पर प्रॉपर। ठीक है। तो अब हम चलते हैं ईएसआई और एआरडी जो फेज़ 2 में आता है, तो उसकी डिस्क्रिप्टिव की तैयारी आपने कैसे करी थी? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थोड़ा एनालिटिकल बेसिस से पूछे जाते हैं, और आपने जैसे करंट अफेयर्स के लिए भी अफेयर्स क्लाउड को फॉलो किया, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस नहीं प्रोवाइडेड होता है। तो आप एनालिसिस किस तरीके से, मतलब हर एक टॉपिक का वो एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्डर मटीरियल आप कैसे प्रिपेयर किया करते थे? मैंने हर एक टॉपिक जो सिलेबस में था उसका कहीं ना कहीं उसको गूगल पे सर्च किया, 5-6 साइट से, जो भी ऊपर साइट्स आ रही थी सबसे मैंने खुद नोट्स बनाए हैं। हर एक टॉपिक पे पीडीएस पे क्वेश्चन आए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन खुद पे नोट्स बनाए, एमएसपी के बेनिफिट खुद बनाए, इरिगेशन के नोट्स खुद बनाए। तो ऐसे मेरे पास एक प्रॉपर एक नोट्स बन चुके जो मैंने खुद बनाए थे, तो मुझे याद भी हो गए थे। बाकी मैं जब फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिखता था कहीं भी, तो जो उसके बाद मुझे वो फीडबैक देते थे, एग्जाम्पल्स देते थे, वो मैं साथ में लिख लेता था। तो इस टाइप से मेरे पास एक माइंड में स्ट्रक्चर बन चुका था कि मेरे को क्या लिखना है, और मेरे पास थोड़े बहुत पॉइंट्स होते थे जो जैसे बोलते हैं ना 4-5 डायमेंशन कवर कर सका अपने आंसर्स में, वो कोशिश रहती थी मेरी में। ठीक है। तो ये 4-5 डायमेंशंस क्या होती थी जो आप अपने एग्जाम आंसर्स में कवर अप करने की कोशिश किया करते थे? फॉर एग्जाम्पल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो मैं देखता था गवर्नमेंट पे क्या बर्डन है, लोगों की कैसे हेल्प हो रही है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे वो हो रहा है कि कैसे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और भी कोई रिलेटेड एस्पेक्ट हो, तो सबको मैं सोच समझ के एक एक पॉइंट लिखने की कोशिश रहता था कि एक ब्रॉड आंसर बने मेरा। वो कोशिश, यानी जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन पे क्या इम्पैक्ट होगा, उनके क्या चैलेंजेस होंगे, उनको क्या बेनिफिट्स होंगे, आप हर एक स्टेक होल्डर के हिसाब से वो एनालिसिस करते थे ताकि आपका आंसर जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल आंसर बन पाए। सो दैट्स अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। अब मुझे एक चीज़ यहाँ पर ये पूछनी है कि क्या आप जो है वर्ड लिमिट कंप्लीट कर पाते थे अपनी? क्योंकि ये वर्ड लिमिट और टाइमिंग ये एक बहुत मेजर इशू रहता है स्टूडेंट्स का। मैम वर्ड लिमिट तो मेरी शायद ही कभी सारे क्वेश्चन पूरी हो पाई हो। पर ये रहती थी कि जैसे 600 वर्ड्स का आंसर है तो अब 500 हो जाए, 400 का है तो अब 250 की कोशिश रहती थी मेरी मैम कि। पर मैं क्वालिटी में फोकस रहा है मेरा, क्वांटिटी पे नहीं रहा है कि अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो उसमें मीनिंग होना चाहिए, उसका रेलिवेंस होना चाहिए, उसके एग्जांपल्स कुछ डाटा है तो वो मेंशन करूँगा मैं। पर ये है कि प्रॉपर वर्ड लिमिट तो मैच नहीं कर पाया मैं सारी। ठीक है, चलिए। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पूछनी थी कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की आई थिंक जो मॉक टेस्ट है उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है, खासकर एक एग्ज़ाम लाइक सिनेरियो में बैठ के लिखना, क्योंकि इतने सारे कीबोर्ड्स एक साथ चल रहे होते हैं, ठक 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 ठक। तो उस एनवायरनमेंट में, उस नॉइजी एनवायरनमेंट में, तो क्या आपने उसके लिए कुछ स्पेशल प्रिपरेशन करी थी, कुछ प्रैक्टिस करी थी किसी तरीके से कि आप उस नॉइसफुल एनवायरनमेंट में भी पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप अपना पेपर अटेम्प्ट कर पाओ? हाँ जी मैम, एक बार मैंने क्या किया था, 2-3 बार ही किया, ज़्यादा बार नहीं किया। पर जब पेपर से बिल्कुल पहले वो मैं अपने फ़ोन पे साउंड गा देता था ऐसे कीबोर्ड की कुछ भी। अच्छा। थोड़ा रियल लाइक इन्वायरमेंट लाइक फील आने के लिए तो वैसा कर रखा मैं 2-3 बार कर रखा है, ज़्यादा नहीं किया था बट हाँ। ठीक है, चलिए। तो अब हमारा फ़ेज़ 2 भी हो जाता है इसके बाद क्लियर। अब फ़ेज़ 2 के बाद में आ जाते हैं हम लोग अपना इंटरव्यू स्टेज के ऊपर। ठीक है, तो इंटरव्यू स्टेज में मुझे आपसे ये पूछना है कि आप, क्योंकि इससे पहले 4 बार इंटरव्यू में पहुंच चुके हैं, तो मेजर जो आपका पेन पॉइंट था वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू था। तो
इस बार आपने अपने इंटरव्यू में ऐसा क्या डिफरेंट किया था, क्या अलग किया था जो आपने पहले वाले अटेम्प्ट्स में नहीं किया था, जिसकी वजह से आपको लगता है कि एक मेजर चेंज जो था वो आपको देखने को मिला? इस बार मैं थोड़ी सर्टिफिकेशंस कर ली थी। मुझे लगा था कि अगर मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए एवरेज कैंडिडेट से तो मेरे पास कुछ अलग से स्किल सेट होना ज़रूरी है। तो मेरे पास थोड़ा बहुत फ्री टाइम था मेंस के बाद, तो मैंने उसे प्रोडक्टिवली यूज़ किया। मैंने एक फाइनेंशियल इंक्लूजन पे सर्टिफिकेशन कर ली थी और एक नेचर बेस्ड सोल्यूशंस पे कर रखी थी। बाकी मेरा हॉबी रही है ट्रैवलिंग एंड ट्रैकिंग वगैरह, तो मुझे लगा कि मुझे भी उसे भी सीरियसली परस्यू करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक वेबसाइट बना दी थी छोटी सी। तो उसको भी मैंने अपने लेवल पे सीखने की कोशिश करी कि कैसे बनाते हैं वगैरह। अच्छा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली एक स्ट्रैटेजी आपकी ये रही कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सबका बायोडेटा, हम बायोडेटा रिव्यू करते हैं, तो सब लोग एक ही लाइन के अलॉन्ग फॉल कर रहे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस उसमें होते नहीं हैं। तो आपने वहाँ से एक एज लेने के लिए, अपने आप को स्टैंड आउट करने के लिए, यू परस्यूड सम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, राइट? यस मैम, एग्जैक्टली। तो आपका जो इंटरव्यू था, इंटरव्यू वाले दिन कौन से आरओ में हुआ था आपका इंटरव्यू? हाँ, मेरा इंटरव्यू चंडीगढ़ आरओ में हुआ था। ठीक है। जैसे ही इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यू हॉल में एंटर किया था, जो चेयरमैन है वो बोलते कि आपका काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं आपके भी, डिफरेंट पॉइंट्स हैं आपके इसमें बायोडाटा में। तो मुझे लगा था ठीक है, स्टार्टिंग अच्छी हो गई है, यही मैं बताना चाहता था। बाकी देख लेंगे फिर आगे, ऐसा था। हाँ जी। तो क्योंकि नबार्ड का इंटरव्यू तो वैसे थोड़ा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि एक हाइब्रिड मोड में होता है। आप आरओ जाते हो, रीजनल ऑफिस जाते हो, और वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपका इंटरव्यू होता है। तो जब आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंटरव्यू होता है, तो एक तो पहले मुझे ये बताइए, क्योंकि बहुत बच्चे मुझसे ये चीज़ पूछते हैं कि क्या आप फुली आप उनको विजिबल होते हो या सिर्फ इतना एक पार्ट ऑफ योर बॉडी होता है जो विजिबल होता है? नहीं मैम, फुल्ली विजिबल है आप, पूरा हर एक आपकी मूवमेंट वो देख रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो मतलब ये आप वहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट आपको नहीं मिल सकता कि अच्छा वीडियो कॉल पे है तो हम लोग पैर जैसे चाहें वैसे मूवमेंट कर सकते हैं। मतलब एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस जैसा ही होता है। कंप्लीट रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है मैम, प्रॉपर। वो आपको कोई ऐसा डिफरेंस नहीं लगेगा, बस ये कि स्क्रीन पे ले रहे हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। वो सारा देख रहे हैं आपके, प्रॉपर सुन रहे हैं हर एक आवाज़ को जब बोल रहे हो। ठीक है, चलिए। और उसके बाद में मुझे पूछना था कि कितनी देर चला था आपका इंटरव्यू? मैम मेरा काफ़ी ठीक लंबा चल गया था। मेरा कोई अराउंड 22 की मिनट 23 मिनट चला था। तो जैसे मैं बाहर आया था तो जो वहाँ पे सर थे उन्होंने कहा था काफ़ी लंबा चल गया आपका इंटरव्यू। तो मुझे लगा था सेम है, लंबा चल गया। अंदर तो टाइम पता चलता नहीं हॉल में। हाँ। पर बाहर आके लगा था हाँ ठीक हुआ है, तो फिर मुझे था। ठीक है। तो मेजरली जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे इंटरव्यू में वो क्या थे? मतलब क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे वहाँ पे? मैम मेरा इंटरव्यू मोर और लेस मेरे सर्टिफिकेशन पे ही अराउंड रोटेट कर रहा था। पहला क्वेश्चन था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या कर सकते हैं, क्या इनिशिएटिव्स हैं उसके ऊपर। और एक मेरा जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन उसका, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का कंपोनेंट था। तो जैसे कि मेरा स्टेट है, होम स्टेट है हिमाचल, तो वहाँ पे डिजास्टर्स हुए थे। तो उनका था कि हम क्यों हो रहे हैं, क्या किया जा सकता है। तो उसके ऊपर मैं थोड़ा प्रिपेयर करके गया था कि क्या क्या सोल्यूशन होने चाहिए, इनोवेटिव सोल्यूशंस। तो मैंने वो प्रॉपर आंसर्स किए थे मैम। बाकी थोड़ा बहुत मेरा फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड से भी क्वेश्चंस आए थे। ठीक है। तो मेजरली मतलब जो आपका इंटरव्यू था वो कहीं ना कहीं आपके बायोडेटा के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा था? हाँ जी। चलिए, ठीक है। तो ये तो हो गई इंटरव्यू की बात। तो जब आप इंटरव्यू से बाहर आए तो आपको ऐसा फील हुआ था कि हाँ इस बार कुछ तो मैंने अलग किया है? मैम इंटरव्यू जितना मर्जी अच्छा हो जाए ना, आपको कभी वो फेथ नहीं आता कि सब अच्छा हो गया। ऐसा होता कि थोड़ा और किया जा सकता था, हल्की सी कसर रह गई अभी भी, इससे बेटर आंसर कर सकते थे। तो वो तो था, पर चलो गॉड ग्रेस से हो गया। चलिए, ठीक है। तो इंटरव्यू के टाइम पे कोई एक ऐसा मोमेंट हुआ था, कोई भी ऐसा मोमेंट जब आपको लगा कि हाँ ये आंसर तो मैंने बहुत ही सही दिया है, या अब तो इम्प्रेशन मुझे लगता है कि बन गया? हाँ जी मैम, स्टार्टिंग के थर्ड क्वेश्चन होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन पे। उन्होंने सोल्यूशंस पूछे क्या किया जा सकता है जो आपने सर्टिफिकेशन से सीखा हो। तो मैं 5-6 पॉइंट्स प्रिपेयर करके गया था। वो मुझे लगा ठीक थे, अच्छे खासे लंबे हो गए थे पॉइंट्स वो, पर हाँ ठीक थे, अच्छे थे वो। ठीक है। और इस बार आपने मॉक इंटरव्यूज़ अटेम्प्ट करे थे? सब मॉक इंटरव्यू में जो फ्री मॉक इंटरव्यू से सब मैंने सब दे रखे हैं। बल्कि एरोटाइप हैज़ बीन वेरी काइंड, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा मॉक इंटरव्यू करने का अपॉर्चुनिटी दी थी। अच्छा, हाँ जी। चलिए, ठीक है। तो आपको मॉक इंटरव्यूज़ भी, मतलब जो मॉक इंटरव्यूज़ थे तो उनमें आपका किस तरीके का जो है रिव्यू रहा करता था? मैम रिव्यू मेरा पॉजिटिव रहा है। जिन्होंने भी कहा है कि आपका फेयर इनफ चांस है, बहुत अच्छा चांसेस है आपके सिलेक्शन के और हो जाना चाहिए आपका। तो था कि टचवुड उनकी बात सच हो जाए, हम तो वही सोच रहे थे। चलिए, नाइस। तो ये तो हमने आपकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बात करी कि कितने आपने मॉक इंटरव्यूज़ दिए, क्या दिए। बट एक आपने पॉइंट थ्रू आउट इस प्रिपरेशन जर्नी में हाईलाइट किया, जो मैं इतनी देर से सोच रही थी कि इस पे क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगी। आप बार बार आपने एक चीज़ दोहराई कि आपने बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से तैयारी करी। तो ये डिसिप्लिन अप्रोच क्या होता था आपका? मैम जो भी मैं टारगेट्स रखता था वो
एक प्रॉपर शेड्यूल बना लेता हूँ स्टार्टिंग में कि इस टाइम तक ये एक चीज़ करनी है तो करनी है, उसका वो ये नहीं हो सकता कि कल परसों हो गया, वो नहीं, उसी के बेस पे करना ही करना है। तो वही स्टार्टिंग से रही है मैम। ये थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बैकग्राउंड से भी, मेरा एनसीसी का बैकग्राउंड भी है, तो ये आ गया था डिसिप्लिन वाला कि करना तो टाइम से करना होता है। तो उसी तरीके से किया, जैसे इंटरव्यू की तैयारी, फिर जॉब भी चली थी, तो शाम को 2-3 घंटे मिलते थे, तो ऐसा कभी नहीं था कि मूवीज़ देख ली, घूमने चले गए ना, 2-3 घंटे हैं तो पढ़ना है तो पढ़ना है फिर। ठीक 2-3 है। घंटे तो पढ़ना है। मतलब आपकी जो, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई होती है या जो स्ट्रैटेजी होती है वो रिवॉल्व करती है अराउंड नंबर ऑफ आवर्स, कि हमें 6 घंटे देने हैं, हमें 8 घंटे देने हैं, पर आपकी जो पढ़ाई थी वो रिवॉल्व करती थी अराउंड द टारगेट, कि आज के दिन में मुझे ये इतना ख़त्म करना है तो करना है, चाहे इसके लिए मुझे रात को जागना पड़े या जैसे मर्जी करना पड़े। यस मैम, पूरा है, टारगेट तो कंप्लीट करना ही करना है। पर सर एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आप इतने सारे एग्जाम्स में इतना क्लोज जा के आप रह रहे थे, उसके बाद अपने आप को डिसिप्लिन्ड और मोटिवेटेड रख पाना आई नो बहुत मुश्किल होता है, तो फिर वो आप कैसे कर पाते थे? मैम जब मैं छोटा था तो एक सपना देखा था मैंने कि कुछ बड़ा बनना है, गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है या कुछ भी करना है, तो लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो वो था कि वो सपना खत्म नहीं होने देना मैम, उसके लिए वो परस्यू करता रहा बस। चाहे जितनी मर्जी डिफिकल्टीज आई जी हो, मैम, पर जी मैम, आपको जी था मैम। कि वो चाहे करना तो करना है मैम, वो फिर था स्टार्टिंग से ही। और घर वाले भी एम्बिशियस थे कि लड़का पढ़ने में भी अच्छा है, सारे सराउंडिंग्स वगैरह जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह उनको भी था कि बहुत मेहनती लड़का है तो हो जाएगा, पर ये टाइम ज़्यादा लग गया, पर हाँ ठीक हो गया लास्ट में। चलिए। तो अब जब ये हो गया तो अब सेटल होने का इरादा है कि चलो ठीक है मैं फाइनली एक जगह पे पहुंच गया, या अभी भी वो आग अंदर है, या अभी भी जुनून है कि नहीं अभी और आगे जाना है? नहीं मैम, अभी तो ये है कि चलो ऑर्गेनाइजेशन नई ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ा सेटल इन हो लेते हैं, जैसे थोड़ा वहाँ पे सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, नई लोकेशन होगी, नए लोग होंगे, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, फिर देखें मैम क्या करना है, पर अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, अभी वेट एंड वॉच वाला अप्रोच। अभी आप थोड़ा अब थोड़ा ठहरना चाहते हैं। हाँ जी। चलिए नाइस। तो एक एज अ डिपार्टिंग नोट, अगर आप हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कुछ कहना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें? देखिए सबकी जर्नी अलग अलग होगी, तो आपको अपनी जर्नी पे फेथ रखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में आप अकेले ही हो अपने लिए। तो कभी भी जो मर्जी हो जाए, अब कभी आपको सेल्फ डाउट मत कीजिएगा, आप कर सकते हैं, हमें पोटेंशियल है, और अब धीरे धीरे बस कदम बढ़ाते रहिए, एक दिन फाइनली आप गोल को पहुंच ही जाएंगे। दैट्स इट। ओके। तो सर के ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा एक मैं कहूँगी कि दिल से निकले हुए वर्ड्स हैं, क्योंकि सर की जर्नी ऐसी रही है। मैं खुद इस चीज़ का एक लिविंग मतलब एग्जाम्पल हूँ कि मैंने सर को देखा है और जो सर की बात सुनी है कि इतनी मुश्किल जर्नी के बाद, क्योंकि जब बार बार आप रह जाते हो तो हमेशा दिमाग में आता है कि यार चल छोड़ना, मैं तो कहीं और भी कुछ अच्छा कर लूँगा, इतना डिसिप्लिन्ड हूँ, मोटिवेटेड हूँ। तो बट उसके बावजूद भी अपनी जर्नी के अंदर, अपनी प्रेपरेशन के अंदर मोटिवेटेड रहना, कंसिस्टेंट रह पाना, ये बहुत बड़ी बात है। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर, थैंक यू मैम। यू डिज़र्व इट। आप जहाँ पर भी हो आप वहाँ होना डिज़र्व करते हो, इसीलिए आप यहाँ पर हो। सो आई होप ये सक्सेस स्टोरी आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग रही होगी, स्पेशली वो लोग जो कंसिस्टेंटली एफ़र्ट कर रहे हैं लेकिन अपने एफ़र्ट्स का जिन्हें एक फल देखने को नहीं मिल रहा है। तो सर की स्टोरी से 2 चीज़ें बहुत निकल कर सामने आती हैं। परसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंटिन्यूस एफ़र्ट्स लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप पर फेथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बार बार कोशिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इन सब के साथ और इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है ये सारी चीज़ें एक डिसिप्लिन्ड मैनर में करना। ऐसा ना हो कि हम साल दर साल बस कोशिश करे जा रहे हैं लेकिन उस कोशिश के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, एफर्ट नहीं है। अगर वो चीज़ें मिसिंग हैं तो आप केवल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आप टाइम लगाइए, परसिस्टेंटली एक एफर्ट पुट इन कीजिए, लेकिन वो सब मतलब उन सब के पीछे का जो सहारा है वो होगा आपका डिसिप्लिन। आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, कितना एफर्ट आप पुट इन कर रहे हैं। सो ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस सेशन हियर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम।